चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। जमाना बदल रहा था, दुनिया आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रही थी और हमारा देश समाज हिंदी को छोड़ अंग्रेजी की ओर आकर्षित हो रहा था। एक बदलते जमाने से परे अंकित आज भी हिंदी की पढ़ाई पूरी करके एक छोटे से विद्यालय में बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा था। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान व गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझे गणेश? जी मास्टर जी, मतलब बम्बई एक संज्ञा है। हाँ बेटा, वो स्थान है, मतलब एक संज्ञा है, लेकिन अब उसे बम्बई नहीं मुंबई कहते हैं। ठीक है मास्टर जी, आगे से ध्यान रखूंगा इस बात का। सिंगला नामक छोटे से कस्बे में अंकित रहा करता था। उसके सभी दोस्त अंग्रेजी की पढ़ाई करके शहरों में नौकरी करने लगे थे, मगर अंकित को हिंदी से लगाव था, इसलिए मात्र 7,000 रुपए में हिंदी के शिक्षक की नौकरी किया करता था। अंकित की कम तनख्वाह उसके घर वालों को बेहद चिंताजनक लगती थी, क्योंकि अंकित की शादी की उम्र हो रही थी। बेटा अंकित, तू भी अंग्रेजी की पढ़ाई कर ले। देख, पड़ोस का मुकुल भी अंग्रेजी पढ़कर शहर में नौकरी करने लगा है। पूरे 25,000 तनख्वाह पाता है वहाँ। माँ, मुझे हिंदी ही पसंद है और हिंदी ही मेरे लिए सहज भी है। फिर क्यों मैं शहर की तरफ जाऊं, जब हिंदी पढ़ाकर ही मुझे इतना पैसा मिल जा रहा है कि मैं अपने घर में रहकर ही थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग कर सकता हूँ। बेटा, तेरी जितनी तनख्वाह है उतने में अच्छे रिश्ते तुझे तेरी शादी के लिए नहीं मिलेंगे। आज के समय में हर लड़की के घर वाले अपनी बेटी के लिए अच्छी तनख्वाह वाला पति ही खोजते हैं। अगर मुझ में काबिलियत होगी तो मैं हिंदी पढ़ाकर भी अच्छी तनख्वाह पा सकता हूँ माँ। मैं हार कर बैठने वालों में से नहीं हूँ। देखना, एक दिन जरूर मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी भी मिलेगी, वो भी इसी हिंदी की वजह से। बेटा, तू तो हमेशा ही सपने देखता है और सपने में ही जीता है। चल देख सपने, मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही थी। ये सारे सपने एक दिन जरूर पूरे होंगे माँ, देखना आप एक दिन। मैं भी दुआ करूंगी बेटा, वो दिन जल्दी आए। अच्छा चल, अब खाना खा ले, थाली लगा दी है तेरे लिए। हाँ चलिए, मैं हाथ धोकर आता हूँ। अंकित हमेशा की तरह फिर से अपनी माँ की कही बात को टाल देता है और अपनी हिंदी के लिए दृढ़ता को और मजबूत बना लेता है। वक्त बीतता जा रहा था। अंकित की दिनचर्या अभी भी विद्यालय में हिंदी पढ़ाने से लेकर घर में हाथ बटाने तक की सीमित थी। अंकित बेटा, आज काम से जल्दी आ जाना। आज तुझे शादी के लिए देखने लड़की वाले आ रहे हैं। अभी इतनी जल्दी भी क्या है माँ मेरी शादी की? क्यों नहीं जल्दी है? मेरी बहू आएगी तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाएगी और मुझे भी तेरा ख्याल रखने से छुट्टी मिल जाएगी। कोई बहाना नहीं, चुपचाप आ जाना जल्दी। ठीक है माँ, आ जाऊंगा। अंकित घर से विद्यालय के लिए निकल चुका था, तभी उसने रास्ते में एक बड़ी सी दीवार पर एक बड़े हिंदी अखबार के इश्तिहार की पुताई होते हुए देखा। वो थोड़ी देर ठहरकर उस इश्तिहार को लिखते हुए पेंटर को देखने लगा, क्योंकि वो इश्तिहार हिंदी में लिखा जा रहा था। क्या देख रहे हो यहाँ? जाओ अपना काम करो, काफी देर लगेगी अभी इस पूरी दीवार को तैयार होने में। ठीक है भैया। अच्छा, वो वाला शब्द सुधार लो, वरना अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। अरे हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात का। धन्यवाद भाई, कभी कभी गलती से चूक हो जाती है। कोई बात नहीं भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वापस आकर देखूंगा इस पूरी दीवार और उस पर छपे इस पूरे इश्तिहार को। अंकित शब्द को सुधरवा कर पढ़ाने चला गया। उसे घर जल्दी वापस जाना था। विद्यालय पहुंचते ही अंकित को वहां के प्राचार्य ने एक पत्र लिखने का कार्य दे दिया। अरे अंकित जी। जी प्राचार्य जी। एक बढ़िया सा पत्र लिखना है शिक्षा मंत्री के नाम पर और उन्हें विद्यालय के वार्षिक उत्सव में आमंत्रित करना है। पर मुझे कक्षा में बच्चों को भी तो पढ़ाना है। आज बच्चों को गणित पढ़ने दीजिए, आप तो अपने विषय को हमेशा समय से तेज लेकर चलते हैं। आप पत्र लिख दीजिए जरा। ठीक है, जैसा आप कहें प्राचार्य जी। अंकित ने बढ़िया शब्दों में संयोजन में शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर विद्यालय की तरफ से आमंत्रित किया और प्रचार को सौंप दिया। ये रहा पत्र प्राचार्य जी।
अरे वाह, लिख दिया, बहुत बढ़िया। प्राचार्य जी, मुझे आज जल्दी घर जाना है। दरअसल माँ ने मुझे जल्दी बुलवाया है। क्या मुझे अनुमति मिल सकती है? क्यों नहीं, वैसे भी तुम छुट्टी बहुत कम ही लेते हो। जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी मंजूर कर दी। मौके की नजाकत देखकर अंकित छुट्टी लेकर जल्दी घर वापस जाने लग गया। घर पर उसके देखने के लिए आने वाले मेहमान आ चुके थे। ये लीजिए, आ गया मेरा बेटा रंजन साहब। बहुत मेहनत करता है बेचारा, पूरा विद्यालय अकेले संभालता है। अच्छा, तो ये विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं? और नहीं तो क्या, इसके बगैर विद्यालय चल ही नहीं पाएगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं कोई प्रधान अध्यापक नहीं हूँ। मैं वहाँ सिर्फ एक सामान्य शिक्षक हूँ जो हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप प्रधान अध्यापक नहीं हैं, सिर्फ एक शिक्षक हैं। अच्छा, तनख्वाह कितनी मिलती है आपको वहाँ? 7,000 रुपए मेरी तनख्वाह है वहाँ। आपकी माताजी ने तो कहा था कि आपकी तनख्वाह 25,000 रुपए। मैं अपनी माँ को कभी अपनी तनख्वाह की जानकारी नहीं दिया हूँ। उन्होंने अंदाजा लगाते हुए कह दिया होगा। पर रंजन साहब, मेरा बेटा बहुत होशियार है। देखिएगा, बहुत जल्द 25,000 की भी नौकरी उसे जरूर मिल जाएगी। माफी चाहूंगा माँ जी, हम 7,000 रुपए की तनख्वाह अपने बंगले में काम करने वाले नौकरों को दे देते हैं। आपको क्या लगता है मैं अपनी बेटी उसके पास भेज दूंगा जिसकी तनख्वाह नौकरों जितनी है? माफी चाहूंगा रंजन साहब, मगर आप गलत तुलना कर रहे हैं। बेशक मेरी तनख्वाह आपके घर के नौकर जितनी है, मगर मेरे पेशे की इज्जत आपके व्यापार से ज्यादा है। आपके जैसे बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चों को मैं भाषा सिखाता हूँ, उन्हें समाज के सामने अच्छी भाषा में पेश होने का तरीका समझाता हूँ। मेरे इसी काम से मेरी मान और प्रतिष्ठा है। मान प्रतिष्ठा से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो तुम्हारे पास ना के बराबर हैं। आपके जैसे कई बड़े व्यापारी अपने बच्चों को विद्यालय छोड़कर जाते वक्त मुझसे भेंट होने पर मुझे गुरुजी प्रणाम का संबोधन करते हैं। मेरे लिए असली दौलत यही सम्मान है। इससे बढ़कर और कुछ की मैं उम्मीद भी नहीं रखता। मेरे लिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जैसा तुम ठीक समझो। मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे पाऊंगा ऐसे में। कोई बात नहीं रंजन साहब, मैं दुआ करूंगा कि आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छी तनख्वाह वाला लड़का मिले। रंजन साहब घर से जब चले जाते हैं तब अंकित की माँ उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। क्या जरूरत थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनने की? बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था तेरे लिए। रंजन साहब के शहर में 3-3 कारखाने हैं और उनकी इकलौती बेटी मीनाक्षी के लिए वो तुझे देखने के लिए आए थे। जितनी हमारी चादर है उतना ही पैर पसारो माँ। वैसे भी जब मुझे शादी के लिए कोई जल्दी नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जल्दी से तेरा घर बस जाए बेटा। जब सही वक्त आएगा तो घर भी बसेगा और अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी माँ। बस मुझ पर भरोसा रखिए। अंकित अपने कमरे में जाकर मेहमान के साथ हुई बातचीत की चिंता किए बगैर सो जाता है। करीब 1 महीने तक अंकित की दिनचर्या सामान्य चलती रही। फिर एक दिन अचानक से सुबह ही अंकित के विद्यालय का चपरासी रामू उसे बुलाने आ गया। अरे अंकित बाबू, जल्दी चलिए, प्राचार्य जी ने आपको बुलवाया है। क्या हुआ रामू काका, इतनी सुबह सुबह बुलावा आ गया? कोई दिक्कत हो गई क्या? नहीं मालूम बाबू, बस प्राचार्य जी सुबह सुबह ही विद्यालय आ गए हैं और सबसे पहले आपको बुलाने के लिए भेजा है। ठीक है, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। अंकित सोच में पड़ गया कि ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी सुबह उसे बुलवाना पड़ गया। उसके मन में तरह तरह से बात उमड़ने लगी। वो बिना वक्त लिए जल्दी से विद्यालय पहुंच गया। क्या हुआ प्राचार्य जी, ऐसे सुबह सुबह बुलावा भेज दिए आप? सब ठीक तो है? सब कुछ बिल्कुल ठीक है अंकित, बल्कि बहुत ही बढ़िया है। सुबह सुबह बुलाने की वजह यही है कि शिक्षा मंत्री जी ने तुम्हारे लिखे पत्र का जवाब भेजा है। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और वो कल होने वाले वार्षिक उत्सव में शिरकत करेंगे। आमंत्रण दिए हैं तो स्वीकार होगा ही ना प्राचार्य जी। इसके लिए इतनी सुबह ही उत्साहित होने का क्या कारण है?
अरे वो सबका आमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने अपने जवाब में पत्र लिखने वाले की तारीफ की है और मिलने की इच्छा जताई है। इस पूरे संभाग में हमारा विद्यालय अब मशहूर हो जाएगा, क्योंकि मंत्री जी के साथ ढेर सारे अखबारों के पत्रकार भी खबरें बटोरने आएंगे। अरे वाह, मैं जरूर मिलना चाहूंगा उनसे फिर। तुम्हारी वजह से हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो रहा है अंकित। तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। अंकित प्राचार्य जी से मिलने वाली तारीफ पाकर गदगद हो गया। फिर उन्हें धन्यवाद देकर वापस घर चला गया। वार्षिक उत्सव में शिक्षा मंत्री आगमन हुआ। उन्होंने भरे मन से अपनी उपस्थिति का कारण बताया। विद्यालय के हिंदी शिक्षक के पत्राचार की तारीफें की, जो अखबारों की प्रमुख सुर्खियां बनी। ये देखिए माँ, अखबार में मेरी तस्वीर आई है कल के वार्षिकोत्सव के संबंध में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या अब तेरी तरक्की भी होगी बेटा? तनख्वाह बढ़ाएंगे तेरी? नहीं माँ, ये तो सम्मान है, इससे तनख्वाह बढ़ने का क्या लेना देना। कुछ ऐसा कर बेटा कि 4 पैसे तुझे बढ़कर मिले। आजकल के जमाने में जिसके पास पैसे हैं, मोटी तनख्वाह है, सब उसी को इज्जत देते हैं। ये तस्वीरें देखकर लोग 2 दिन में भूल जाते हैं। तरक्की भी होगी माँ, जरा संयम रखिए। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। शाम हो चुकी थी। अंकित पढ़ाकर घर वापस आ रहा था, तभी उसने देखा कि उसके घर के आगे भीड़ लगी थी। दरअसल वो भीड़ उसके घर के बाहर खड़ी विदेशी गाड़ी को देखने के लिए खड़ी थी। अंकित सीधे घर में गया। लीजिए जतिन जी, आ गया बेटा। अब आप खुद ही उससे बात कर लीजिए। जी, आपको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो आप हैं वो किरदार जिसने हमारे अखबार को डूबने से बचा लिया था? जी, मैं समझा नहीं आपकी बात को। मैं उसी हिंदी अखबार का प्रकाशक हूँ जिसके इश्तिहार में आपने अर्थ का अनर्थ होने से बचा लिया था। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अगर वो अनर्थ छप गया होता तो राजनीति करने वाले मेरे पूरे अखबार प्रकाशन पर तालाबंदी कर देते। अच्छा, तो वो इश्तेहार आपने ही लगवाने के लिए भेजा था। अभी आते वक्त देखा, बहुत अच्छे से छपा था दीवार पर। सबकी नजरें वहीं जा रही हैं उधर से गुजरते वक्त। असल में इस इश्तिहार को मैंने पूरे शहर में लगवाने का ठेका दिया था अपने क्लाइंट रंजन को। उसने पता नहीं कैसा संपादक रखा कि इस अनर्थ को मंजूरी दे दी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आम तौर पर विशेषज्ञ ही समझ पाते हैं। इसीलिए तो विशेषज्ञ के पास ही इस विशेष कार्य की जिम्मेदारी देने आया हूँ। आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या आप मेरे अखबार के लिए संपादन का कार्य करेंगे? क्योंकि मेरा अखबार हिंदी में छपता है, इसलिए मुझे हिंदी के अच्छे जानकार संपादक की जरूरत है। जरा सोचिए, शहर के कुल 250 चौराहों पर छप चुके ये इश्तिहार अगर इस अनर्थ के साथ छपे होते तो कितनी बदनामी और नुकसान हो जाता। कृपा करके ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लीजिए। मैं इसके लिए अभी आपको 80,000 की तनख्वाह और सफर के लिए एक गाड़ी देने को तैयार हूँ। आगे जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपकी तनख्वाह और सुविधाओं में और इजाफा कर देंगे। मुझे खुशी होगी आपके अखबार के लिए काम करके। अरे वाह, मैं अभी तुरंत आता हूँ। जतिन जी बाहर खड़ी उनकी गाड़ी में बैठे किसी शख्स को घर में अंकित से परिचय कराने के लिए लेकर आते हैं। संभवतः अंकित के संपादक पद पर नियुक्ति के दस्तावेज उन्हीं को बनवाने थे। इनसे मिलिए, ये रंजन साहब हैं। क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सज्जन इंसान है। किसी भी इंसान को पहचानने की काफी अच्छी हुनर है इनके पास। अब तक मैं जितनी तनख्वाह की नौकरी करता था उतने तनख्वाह देकर तो ये अपने घर में नौकर रखते हैं। रंजन, जब तुम इन्हें जानते थे तो वो बेकार संपादक को कैसे चुन लिया? वो तो भला हो उस पेंटर का जो इनके घर तक मुझे पहुंचा दिया। अब जल्दी से इनसे जरूरी दस्तावेज लेकर नियुक्ति तैयार कर देना। रंजन साहब अंकित से जरूरी दस्तावेज लेकर जतिन जी के साथ वापस चले गए। अगले दिन वो अंकित की नियुक्ति लेकर फिर से वापस आए। आइए रंजन साहब, कुछ लेंगे आप, चाय या फिर पानी? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं आपकी नियुक्ति पत्र और आपकी मिली गाड़ी की चाबी देने आया था। गाड़ी दफ्तर पर खड़ी है, आप कभी भी लेकर आ जा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आपको अपनी काबिलियत के बल पर मिला है। बल्कि देना ही है तो मुझे पुरानी बातों के लिए माफ़ी दे दीजिए, अगर हो सके तो। मैंने आपको पहचानने में बड़ी भूल कर दी थी। देखिए रंजन साहब, मुझे अपमानित करने वाले आप पहले इंसान नहीं थे। जिंदगी के हर मोड़ पर हर दूसरे इंसान ने मुझे अपमानित किया है। इस अपमान का कारण बस एक था, मैंने अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी को चुना था। मेरे सभी दोस्तों ने मुझसे संपर्क खत्म कर दिया क्योंकि वो अंग्रेजी के समर्थक थे और मैं हिंदी का उपासक था। शायद आज सभी इस बात को भूल चुके हैं कि आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी अंग्रेजी नहीं समझ पाती है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि देश की वही आधी आबादी ठीक से हिंदी तक नहीं पढ़ पा रही है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। जब तक हम अपनी मातृभाषा को मजबूत नहीं कर लेते, तब तक किसी अन्य भाषा का आडंबर क्यों ही करें। बेशक हिंदी भाषा के लिए मुझे कम तनख्वाह वाली नौकरी करनी पड़ती थी, लेकिन वो नौकरी सुकून भरी थी। मैं अपनी मातृभाषा के लिए मेहनत करता था। हमारे आज के इस समाज को पता नहीं क्या हो गया है, जो भेड़ चाल बनकर अंग्रेजों की छोड़ी हुई भाषा के पीछे भागते जा रहे हैं। कभी विदेशों में देखा है क्या हमारी हिंदी भाषा के लिए भागती हुई किसी भेड़ चाल को? बेशक ज्ञान के लिए सभी भाषाओं को अपनाना चाहिए, मगर अपनी मातृभाषा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी के यही सिद्धांत हैं। अंकित की बातों ने रंजन को इतना प्रभावित किया कि उसने बड़ी ही जल्दी अंकित की शादी अपनी इकलौती बेटी मीनाक्षी से करवा दी। एक वक्त के बाद अंकित को शहर के शोहरतमंद इंसान के रूप में सब जानने और पहचानने लगे, क्योंकि अंकित ने अवसर मिलने के बाद कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे चल अंकित को हिंदी भाषा में दिए गए योगदान के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया।